नमस्कार साथियों, हम राजस्थान के इतिहास में 1857 क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे और 1857 क्रांति के बारे में हमने कुछ बातें देखी। उनमें नसीराबाद, नीमच, देवली के विद्रोह के बारे में देखा और अब लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, जहां हमने छोड़ा था वो था एरिनपुरा में क्रांति। तो दोस्तों, चौथी क्रांति हमने देखी एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा कहाँ है? पाली में। एरिनपुरा में जो क्रांति हुई इसके बारे में मैंने आपको बताया 21 अगस्त 1857 को यहां पे ये क्रांति हुई। यहां के जो कुछ सैनिक थे प्रशिक्षण के लिए गए हुए थे माउंट आबू में, और माउंट आबू में जो है ये तिलकराम, शीतल प्रसाद और दफेदार मोती खां, इन तीनों ने क्रांति का बिगुल बजाया और माउंट आबू में छावनी को लूटकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करते हुए माउंट आबू से ही आ जाते हैं सीधे कहां पे? एरिनपुरा में। और अपने जो जोधपुर लीजियन के जो बाकी सैनिक थे, इन बाकी सैनिकों को भी अपने साथ में लेते हुए दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। इनके द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया जाता है और वो नारा है, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए ये निकल जाते हैं एरिनपुरा से। कहां? दिल्ली की ओर। लेकिन रास्ते में मैंने आपको बताया कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इनको रास्ते में मिल जाते हैं। और चूंकि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की व्यक्तिगत दुश्मनी थी जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के साथ, और उस दुश्मनी को बदला लेने के लिए इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ लिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर एक सेना बनाई और फिर जोधपुर की सेना और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के साथ में युद्ध किया। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आउवा की जो क्रांति थी, आउवा का जो विद्रोह था, वो एरिनपुरा की क्रांति का ही पार्ट माना जाता है। तो यहां हम नया पॉइंट लेंगे, आउवा का विद्रोह। आउवा कहां पे है? पाली में है। यहां का ठिकानेदार कौन था? ठाकुर कौन था? तो ठाकुर का नाम था कुशाल सिंह चंपावत, और कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया यहां पे क्रांतिकारियों ने। और दूसरा पक्ष कौन था जिससे ये लड़ने वाले थे? वो था मारवाड़ का शासक तख्त सिंह, और तख्त सिंह का साथ दिया किसने? अंग्रेजों ने साथ दिया। तो यहां पे आउवा के विद्रोह में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध को कहा जाता है बिथोड़ा का युद्ध। बार बार इसकी डेट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो बिथोड़ा का जो युद्ध था ये हुआ 8 सितंबर 1857 को। युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो एक पक्ष तो था ठाकुर कुशाल सिंह, प्लस साथ में कौन थे? तो साथ में थे क्रांतिकारी। एक पक्ष तो है ये, और दूसरा पक्ष कौन सा है? दूसरा पक्ष है जोधपुर की सेना, यानी कि जोधपुर के तख्त सिंह की सेना और अंग्रेजों की सेना। तो अंग्रेजों की तरफ से आया मेजर हितकोट इस युद्ध में लड़ने के लिए। जोधपुर की तरफ से किलेदार ओनाड सिंह को भेजा गया, और ओनाड सिंह के साथ में जोधपुर की तरफ से एक था रायमल लोढ़ा, राजमल लोढ़ा या रायमल लोढ़ा। ये मारवाड़ की तरफ से थे, यानी कि अंग्रेजों और मारवाड़ की संयुक्त सेना की तरफ से थे। युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजय किसकी हुई? तो इस युद्ध में विजय हुई ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों की। यानी कि अंग्रेजों के मुंह पर करारा तमाचा लगाया यहां ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। लेकिन वास्तविकता क्या थी कि जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था ये दुश्मनी निकालना चाह रहा था किसके साथ? मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के साथ में। और तख्त सिंह की सेना की तरफ से ओनाड सिंह और रायमल लोढ़ा और बाकी मारवाड़ की सेना, और अंग्रेजों की तरफ से आया था मेजर हितकोट। इस युद्ध में मेजर हितकोट जो है वो मारा गया, यानी कि इसकी क्या हो गई? यहां पे मृत्यु हो गई। अगला युद्ध लड़ा गया।
अगला जो युद्ध इनके बीच में लड़ा गया सेकंड नंबर का, उसे कहा जाता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 10 दिन बाद हुआ यह युद्ध, यानी कि 18 सितंबर 1857 को। देखना, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 और चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। चेलावास के युद्ध को गोरे व काले का युद्ध भी कहा जाता है। गोरा कौन है यहां पे? अंग्रेज। और काले कौन है यहां पे? विद्रोही और कुशाल सिंह चंपावत। तो गोरा और काला के युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? तो चेलावास का युद्ध जाना जाता है। 18 सितंबर 1857 को यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में कौन कौन होंगे? तो जाहिर सी बात है, एक पक्ष तो होगा ठाकुर कुशाल सिंह प्लस क्रांतिकारियों का, एक पक्ष तो ये है, और इनके विपक्ष में कौन है? तो अब जब पिछली बार कैप्टन हितकोट को मारा गया तो अंग्रेजों का दिमाग खराब हुआ कि अंग्रेज अधिकारी, जो अंग्रेज सेना हमने भेजी, उस अंग्रेज अधिकारी को इन्होंने मार दिया और युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हो गई। यहां पे इस बार सशक्त सेना भेजी जाए, और खुद इस बार कौन भेजा गया? एक तो भेजा गया जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, और नाम था उसका मेक मोहसेन। मेक मोहसेन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, मैंने आपको बताया था क्या नाम है? मेक मोहसेन। और साथ में किसे भेजा गया? तो साथ में जो लॉरेंस था, राजस्थान का एजीजी, इस लॉरेंस को भी साथ में यहां पे भेजा गया। यानी कि यहां पे लड़ने के लिए कौन आया? अंग्रेजों की तरफ से मेक मोहसेन, लॉरेंस और साथ में जोधपुर राज्य की सेना। फिर क्या हुआ कि इस युद्ध में कौन विजय हुए? तो इस युद्ध में भी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों की विजय हुई, और अंग्रेजों को जो है वो मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में एक बड़ी घटना घटित होती है कि ये जो पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोहसेन, इस मेक मोहसेन की गर्दन काटकर क्रांतिकारियों ने क्या किया? इस मेक मोहसेन की गर्दन काटकर आवा का जो किला था, इस आवा किले के दरवाजे पर टांग दिया। आवा का जो किला था, जैसे मान लेते हैं कि ये दरवाजा है, इस दरवाजे पर इसकी गर्दन को टांग दिया गया, और वह बगल में लिख दिया गया, हमारे यहां शादी ब्याह पार्टी के अंदर सभी प्रकार की गर्दनें उतारी जाती है। तो आवा के किले के ऊपर गर्दन किसकी लटका दी? मेक मोहसेन की लटका दी। और ये जो लॉरेंस था, राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर कहां चला गया? ये चला गया अजमेर। अब ये राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी घटना हुई कि राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोहसेन के नेतृत्व में सेना गई, और उस सेना को किसने हरा दिया? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और विद्रोहियों ने हरा दिया। यह बात आग की तरफ फैल गई, और आग की तरफ फैल गई क्योंकि लॉरेंस जो राजस्थान का एजीजी था, ये तो बाल बाल बच गया, और पॉलिटिकल एजेंट जो मेक मोहसेन था, उसका गर्दन काटकर उसकी आवा के किले के ऊपर लटका दिया गया। छोटी मोटी बात तो नहीं थी। यह बात गई गवर्नर जनरल के पास, और गवर्नर जनरल था केनिंग। तो अब केनिंग जो है वो इसमें एक्शन लेगा, और केनिंग उस जमाने के बड़े लीडर, अंग्रेजों के बड़े योद्धा मेजर होम्स के नेतृत्व में आवा में एक सेना भेजेंगे, और फिर वो मेजर होम्स की सेना जो है वो आवा में विद्रोह का दमन करेगी। इस युद्ध के बाद क्या हुआ? चेलावास के युद्ध के बाद, क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत का जो काम था तख्त सिंह से बदला लेने का, वो काम तो पूरा हो चुका था। इसलिए कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि चलो ठीक है, अब तुम दिल्ली जा रहे थे ना, तो एक काम करो, अब हमारा जो काम है, जोधपुर राज्य का जो दमन है वो अंग्रेजों के साथ जो दे रहा था, वो अपना काम कंप्लीट हो चुका है, और अब जो है आप जा सकते हैं दिल्ली की ओर। तो ये बिथोड़ा और चेलावास के युद्धों में कुशाल सिंह चंपावत की मदद करने के बाद ये जो क्रांतिकारी हैं, ये क्रांतिकारी निकल जाते हैं कहां के लिए? दिल्ली के लिए। अब दिल्ली क्यों जा रहे हैं पता नहीं है अभी तक भी। रास्ते में क्या हुआ? हरियाणा में एक जगह पड़ती है नारनौल।
नारनौल नामक स्थान पर मेजर गराड की सेना आती है और मेजर गराड की सेना, ये जो क्रांतिकारी आगे गए थे दिल्ली की ओर, रास्ते में मेजर गराड की सेना इन क्रांतिकारियों को पराजित करती है और क्रांतिकारी जो है वो वापस लौट जाते हैं राजस्थान। मैंने आपको बताया था कि आसोप, आलनियावास, गुलवर, इनके ठाकुरों ने भी कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था और ये ठाकुर भी जो है वो दिल्ली की ओर निकले थे क्रांतिकारियों के साथ में। और रास्ते में हारने के बाद, मेजर गराड की सेना से हारने के बाद नारनौल का जो युद्ध हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीनों का क्रम बताया जाता है। कई किताबों में नवंबर मिलता है, कई में अक्टूबर मिलता है। बहरहाल हमें ये याद रखना चाहिए कि चेलावास के युद्ध के बाद जो क्रांतिकारी थे वो आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं दिल्ली की ओर। रास्ते में मेजर गराड की सेना से इनको पराजित होना पड़ता है और ये वापस शेखावाटी क्षेत्र में लूटपाट करते हुए वापस अपने अपने एरिया के अंदर आ जाते हैं। अब कुशाल सिंह चंपावत का देखो आप सीन, यहां पे एक चीज समझना, बिथोड़ा का युद्ध जीत चुके, चेलावास का युद्ध जीत चुके, कुशाल सिंह का काम निकल गया। बदला लेना था, बदला ले लिया, जोधपुर की सेना को हराना था, हरा लिया। अब जैसे कुशाल सिंह का काम निपटा तो कुशाल सिंह ने क्या किया कि विद्रोही जो थे, जो कुशाल सिंह की ताकत बने हुए थे, उनको तो भेज दिया दिल्ली और पीछे से अब भाई साहब रह गए अकेले। तो अब यहां पे क्या हुआ, क्योंकि ये तो कांड करके भूल गए, लेकिन अंग्रेजों को तो पता था, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन का गर्दन किसने काटी, कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में कटी गई। लॉरेंस जो एजीजी था वो अपनी जान बचाकर भागा अजमेर, किसकी वजह से, कुशाल सिंह चंपावत की वजह से। अंग्रेजों को बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में पराजित किया किसने, कुशाल सिंह चंपावत ने। इसीलिए गवर्नर जनरल जो था भारत का, लॉर्ड कैनिंग, उस लॉर्ड कैनिंग ने मेजर होम्स को बुलाया, मेजर होम्स को बुलाया। मेजर होम्स उस जमाने का कुख्यात लीडर था। मेजर होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, कहां पे, आउवा में। आउवा में क्या हुआ कि जब सेना भेजी गई तो यहां का जो कुशाल सिंह था चंपावत, इस कुशाल सिंह के पास में खबर पहुंच गई कि अब तो अपन तो रह गए अकेले, अपना साथ विद्रोहियों ने दिया, वो चले गए दिल्ली और मेजर होम्स की सेना जो है वो अब कुशाल सिंह पर आक्रमण करने वाली है, हमारे ऊपर आक्रमण करने वाली है। इसलिए क्या किया जाए, तो इस कुशाल सिंह चंपावत ने दिमाग लगाया, दिमाग ये लगाया कि इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। एक दिन इस पृथ्वी सिंह को बुलाया और पृथ्वी सिंह से कहा कि यार पृथ्वी सिंह, मैं अब मुझे लग रहा है कि मेरा जो शासन करने का समय है वो लगभग पूरा हो चुका है और अब वास्तविक रूप से तुम उत्तराधिकारी बनने चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आउवा की राजगद्दी आज से आप ही संभालोगे। इधर पृथ्वी सिंह खुश कि भाई साहब ने तो अपनी इच्छा से मेरे को राजपाट दे दिया, लेकिन ये भाई साहब की चालाकी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि भाई साहब को होम्स का डर लग रहा था। पृथ्वी सिंह को सिंहासन संभला दिया और खुद कहां चले गए, आउवा छोड़कर चले गए। तो आउवा में अब अभी शासक कौन बन गया, पृथ्वी सिंह बन गया। और कुशाल सिंह चंपावत पहले तो कोठरिया के रावत जोध सिंह के पास चले गए और फिर यहां से निकलकर आ गए सलुंबर के रावत केसरी सिंह के पास चले गए। पीछे से क्या हुआ कि पीछे से मेजर होम्स की सेना ने किस पर, कहां अटैक किया, आउवा पर अटैक किया और आउवा में आते किसको पकड़ लिया, पृथ्वी सिंह को पकड़ लिया, क्योंकि कुशाल सिंह तो यहां से निकल चुका था। पृथ्वी सिंह को पकड़ा, पृथ्वी सिंह को पकड़ने के बाद आउवा का जो किला था, आउवा जो किला था, आउवा का किला, आउवा दुर्ग, इस पर अधिकार किया, यानी कि पूरे आउवा पर अधिकार हो गया। साथ ही क्या हुआ कि आउवा की जो कुल देवी थी, कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी थी जिसका नाम था सुगाली माता, इस सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर भी ये यहां से ले गए। तो इस सुगाली माता के संदर्भ में कई सारे क्वेश्चन अब तक बने हैं। 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है, तो सुगाली माता को कहा जाता है। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी किसे कहा जाता है, तो सुगाली माता को कहा जाता है। माना जाता है कि इस देवी के 10 तो सिर थे और 54 इनके हाथ थे। तो इस मूर्ति को उठाकर ले गए अंग्रेज, कहां पे, अजमेर में। और वर्तमान में यह मूर्ति कहां है, तो यह मूर्ति है बांगड़ संग्रहालय में। बांगड़
संग्रहालय कहां पे है? ये है साहब पाली में, यहां पे ये मूर्ति है। तो कुल मिलाकर एरनपुरा की क्रांति में आहुआ का विद्रोह हुआ और आहुआ के विद्रोह में बिथोड़ा चेलावास का युद्ध हुआ। नारनौल के युद्ध में ये हारने के बाद वापस सेना आ जाती है। इधर पीछे से जब विद्रोही दिल्ली निकल गए थे तो मेजर होम्स की सेना ने अटैक किया और कुशाल सिंह चंपावत जो है वो कोठेरे के रावत जोध सिंह के पास चला गया और जोध सिंह के पास से बाद में केसरी सिंह के पास ये सलूम्बर के रावत केसरी सिंह की शरण में चला जाता है। माना जाता है कि बाद में 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह चंपावत को जो है वो गिरफ्तार किया गया, या माना जाता है कि साहब कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण किया 8 अगस्त 1860 को। और यह भी माना जाता है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग बिठाया गया जिसका नाम था टेलर आयोग। तो 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण किया और टेलर आयोग इनकी जांच के लिए बिठाया गया। तो ये एरनपुरा की क्रांति का सीन हमने यहां पे देखा। अगली चीज, अगला विद्रोह होगा हमारा 5वें नंबर पे कोटा में क्रांति, 15 अक्टूबर 1857। यहां देखते हैं तो यहां जो क्रांति हुई, यहां हुई लाला जयदयाल एंड मेहराब खां। लाला जयदयाल जो है वो पेशे से वकील थे और मथुरा के निवासी थे। मेहराब खां करौली के निवासी थे। लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति होती है और सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोटा का जो शासक था राम सिंह सेकंड, जो अंग्रेजों का समर्थक था, राम सिंह सेकंड ने रोका कि यार तुम तो क्रांति करके यहां से चले जाओगे, बाद में अंग्रेज मेरे पास आएंगे, मुझे मेरी पिटाई करेंगे, इसलिए तुम ये विद्रोह मत करो। इसलिए लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में जब ये क्रांति हुई धनतेरस के दिन, तो राम सिंह को क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया, कोटा दुर्ग के अंदर इनको पेटी पैक कर दिया। और बाद में क्या किया कि जो विद्रोही थे इन्होंने जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, इस मेजर बर्टन की हत्या कर दी। इसके बेटे ऑर्थर और होम्स, इन लोगों की हत्या कर दी। सेडलर और कोटम, उनकी हत्या कर दी। तो यहां पे मेजर बर्टन और इसके परिवारजनों की हत्या कर दी गई और मेजर बर्टन की गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। क्योंकि देखो मैंने कहा राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां अगर कोई चीज चल जाती है, एक आदमी कोई काम कर देता है तो फिर वो ट्रेंड चल जाता है। आहुआ के किले में गर्दन काटी गई थी पहली बार, तो अब कोटा वालों ने भी गर्दन काट के यहां पे घुमा दी। आहुआ वालों ने तो सिर्फ लटकाई थी, कोटा वालों ने गर्दन काट के पूरे शहर में घुमा दी। तो ये यहां पे एक ट्रेंड चला कि गर्दन काटकर मेजर बर्टन को, यहां पे मेजर बर्टन की गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। अब फिर बाद में क्या हुआ कि यहां भी वही होगा कि लॉर्ड कैनिंग के पास बात गई, गवर्नर जनरल के पास, तो उसने आहुआ में तो विद्रोह का दमन करने के लिए मेजर होम्स को भेजा था और यहां कोटा में विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा, रॉबर्ट्स। यह भी उस जमाने का अंग्रेज योद्धा था। मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना आती है और मेजर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में जो सेना आई उसने क्रांति का दमन किया, विद्रोहियों को गिरफ्तार किया। लाला जयदयाल और मेहराब खां को बाद में फांसी की सजा दे दी गई। अब ये जो राम सिंह था जो कोटा के किले के अंदर नजरबंद था, इसे किसने छुड़ाया, तो नाम आता है करौली के शासक मदन पाल सिंह का। कहां का था ये करौली का था। करौली के शासक मदन पाल सिंह ने राम सिंह को यहां से रिहा करवाया और राम सिंह जब मदन पाल सिंह को अंग्रेजों के सामने लेके गया, अंग्रेजों के दरबार में लेके गया, तो राम सिंह ने कहा कि साहब मैं तो आपका कृपा पात्र हूं, हमेशा मैंने आपके साहिब की सहायता की है, मैं माफी चाहता हूं कि इस क्रांति को मैं नहीं दबा पाया, मैं क्या करता, मुझे तो क्रांति की शुरुआत में ही कोटा किले के अंदर नजरबंद कर दिया, मुझे तो कोई घंटे आधे घंटे के लिए दैनिक क्रियाओं के लिए बाहर निकालते थे फिर वापस बंद कर देते, तो भला हो मदन पाल सिंह जी का जिन्होंने हमें बाहर निकाल दिया।
इसलिए चूंकि मैं आपका कृपा पात्र हूं और मेरी रक्षा इसने मदन पाल सिंह ने की, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी इसे कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भेंट करें। इसलिए माना जाता है कि साहब अंग्रेजों ने यहां फिर एक चाल चली कि इसको पहले तोपों की संख्या मिलती थी 13, पहले रियासतों को तोपों की सलामी, जितनी ज्यादा तोपों की सलामी उसकी रियासत की जो महिमा थी वो इतनी ही ज्यादा मानी जाती थी। इसको पहले 13 तोपों की सलामी दी जाती थी, उस 13 तोपों की सलामी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, उसकी संख्या कर दी गई 17। और करौली के शासक मदन पाल सिंह को GCSI की उपाधि यहां पे दी गई, ग्रेट कमांडेंट एंड स्टार ऑफ इंडिया, GCSI। तोपों की संख्या कर दी 17 और उपाधि की दी गई GCSI, ग्रेट कमांडेंट एंड स्टार ऑफ इंडिया। और राम सिंह की जो तोपों की संख्या थी पहले 17, वो घटाकर कितनी कर दी गई, वो घटाकर कर दी गई 13। इसकी 13 से 17 और इधर इसकी 13 से 17 से 13, यानी कि करौली की तोपों की संख्या बढ़ा दी गई और इधर इनकी संख्या घटा दी गई। तो ये कोटा की क्रांति की था। एक चीज मैं आपको यहां ये बताना चाहूंगा कि कोटा में देखो कोई सैनिक छावनी नहीं थी। मैंने 6 सैनिक छावनियां बताया, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। दूसरी बात, इससे पहले मैंने आपको बताया आउवा का विद्रोह, आउवा में भी कोई सैनिक छावनी नहीं थी। लेकिन कोटा में छावनी नहीं होने के बावजूद भी सबसे अगर भयंकर विप्लव कहीं हुआ, सबसे अगर भयंकर विप्लव कहीं हुआ पूरी 1857 क्रांति में, तो वो कहां माना जाता है, तो साहब वो कोटा शहर के अंदर माना जाता है। क्रांति में छावनी न होते हुए भी सबसे भयंकर विप्लव कहां हुआ, आंसर होगा कोटा में। कोटा में क्रांति किसके नेतृत्व में, लाला जयदयाल और मेहराब खां। लाला जयदयाल पेशे से वकील थे। यह चीज हमने यहां पे देखी और मेजर रॉबर्ट्स की सेना ने जो है वो फिर कोटा में विद्रोह का दमन किया। आगे मैं बात करना चाहूंगा नेक्स्ट, भरतपुर में क्रांति। तो यहां आपको एक चीज याद रखना चाहिए कि जो निश्चित तिथि थी 31 मई 1857, इस 31 मई 1857 को राजस्थान में भरतपुर में क्रांति हुई थी। और भरतपुर में जो क्रांति हुई, गुर्जर नेताओं के नेतृत्व में क्रांति हुई और देवालाल गुर्जर ने इसका नेतृत्व किया। यहां का जो शासक था जसवंत सिंह सेकंड, ये अल्पवयस्क बच्चा था, अल्पवयस्क था यानी कि उम्र में छोटा था। इसीलिए यहां का जो शासन प्रशासन था वो यहां के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के हाथों में था। जब यहाँ गुर्जर और मेव किसानों के नेतृत्व में, गुर्जर और मेव सैनिकों के नेतृत्व में जब यहाँ भरतपुर में क्रांति हुई, तो इस मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर भरतपुर से भागना पड़ गया। एक क्रांति हम देखेंगे, धौलपुर की क्रांति या धौलपुर में विद्रोह। धौलपुर में जो विद्रोह हुआ, यह आप स्पेशली देखें तो यहां के जो शासक था उसका नाम था भगवंत सिंह। भगवंत सिंह को क्या किया कि पड़ोसी राज्य की जो सेनाएं थी, इंदौर और भोपाल की जो सेना थी, उन सैनिकों ने, उन छावनी के जो सैनिक थे इंदौर भोपाल सेना के, इन्होंने भगवंत सिंह को कैद कर लिया। फिर बाद में पटियाला की सेना बुलाई गई और पटियाला से जो सेना आई, उस सेना ने भगवंत दास को यहां से रिहा करवाया। यानी कि भगवंत दास जो धौलपुर का शासक था, इंदौर और ग्वालियर के सैनिकों ने भगवंत दास को कैद कर लिया था और फिर बाद में पटियाला से आई हुई सेना ने, पटियाला पंजाब से आई हुई सेना ने भगवंत दास को रिहा करवाया। तो ये राजस्थान में 1857 क्रांति के कुछ केंद्र थे। इन केंद्रों के बारे में हमने देखा और हमने ये देखा कि नसीराबाद, नीमच, देवली से बढ़ते बढ़ते ये क्रांति राजस्थान के जड़ों के अंदर, यानी कि राजस्थान के गांवों के अंदर, ठिकानों के अंदर, परगनों के अंदर भी ये क्रांति पहुंच गई। लेकिन ये क्रांति सक्सेस नहीं हुई। क्यों सक्सेस नहीं हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात तो ये क्रांति समय से शुरू नहीं हुई। निश्चित तिथि थी 31 मई, लेकिन शुरू होते ही ये भारत में 10 मई को शुरू हुई और राजस्थान में 28 मई को शुरू हो गई। कोई नेता नहीं था,
कोई लीडर नहीं था, सब नेता ही नेता थे, तो कोई विशेष रणनीति भी नहीं थी। अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार थे, भारतीयों के पास अच्छे हथियार नहीं थे। दूसरी बात, शासक वर्ग और पढ़े लिखे जो लोग थे, शिक्षित वर्ग, इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अगर ये विद्रोहियों का साथ देते तो शायद राजस्थान के या भारत में जो ये क्रांति हुई ये हम जीत सकते थे। दूसरा कि ये क्रांति उत्तर भारत के कुछ विशेष क्षेत्र में हुई, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पूरे एरिया में ये क्रांति नहीं फैली। जैसे पंजाब में, इधर बिहार से आगे असम में, नीचे दक्षिण भारत में इस क्रांति का विस्तार नहीं हुआ। इसलिए अंग्रेजों को ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा ये क्रांति असफल करने में। तो ये 1857 क्रांति के कुछ असफलता के कारण थे। अब हम यहां कुछ चीजें देखते हैं। चीजें क्या देखते हैं कि यहां 1857 क्रांति में यहां के जो राजा थे, इन राजाओं की क्या भूमिका रही, इसके बारे में हम यहां पे थोड़ा देखते। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला तो मेवाड़ के शासक यानी कि उदयपुर के शासक की बात करें, और उदयपुर का शासक था महाराणा स्वरूप सिंह। तो जब मैंने नीमच की क्रांति बताई तब मैंने आपको बताया था कि डूंगला गांव से भागकर जो विद्रोही आए थे, जो अंग्रेज अधिकारी आए थे, उन्हें किसने शरण दी थी? महाराणा स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। दूसरी चीज, मारवाड़ यानी कि जोधपुर का जो शासक था, इस जोधपुर के शासक ने बिथोड़ा और चेलावास के युद्धों में अंग्रेजों का साथ देने के लिए सेना भेजी थी। यानी कि मारवाड़ का तख्त सिंह जो है, इसने आवा विद्रोह में अंग्रेजों के साथ में अपनी सेना भेजी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आएगा, बीकानेर का शासक, नाम था उसका सरदार सिंह। सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र शासक था, या बीकानेर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने 1857 क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर, बाडलू पंजाब में, राजस्थान से बाहर, ध्यान से सुनना, बीकानेर का सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र शासक था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजस्थान के बाहर बाडलू पंजाब नामक स्थान पर अपनी सेना भेजी थी। राजस्थान से बाहर एकमात्र शासक था जिसने अपनी सेना भेजी थी। चौथी चीज, चौथा शासक अगर हम देखें तो जयपुर का राम सिंह सेकंड था। इसने भी अंग्रेजों की सहायता की, और अंग्रेजों की सहायता करने के कारण एक तो इसे मिला कोटपुतली का परगना। जो कोटपुतली आज जयपुर में है, वो जयपुर को कब दिया गया? वो 1857 क्रांति में ही दिया गया। और दूसरा, इसे उपाधि दी गई सितार ए हिंद की उपाधि इसको दी गई। अगली चीज हम देखें, अच्छा, ये बीकानेर का जो सरदार सिंह था जिसने अंग्रेजों के लिए अपनी सेना भेजी थी राजस्थान से बाहर, इसे फिर बाद में हनुमानगढ़ में एक स्थान है टिब्बी, और टिब्बी परगने के कुछ गांव इसको भेंट में दिए गए। इसको कोटपुतली का परगना दिया गया जयपुर वाले शासक को। एक अलवर के शासक थे, कई बार उसका नाम बन्ने सिंह भी मिलता है, कई बार उनका नाम विनय सिंह भी मिलता है। इन महाशय ने क्या किया था कि अपना तोप खाना, अपनी जो तोपें थी, ये तोप खाना अंग्रेजों की सहायता के लिए कहां भेजा था? आगरा भेजा था। चलो साहब, अगला मैं बताऊं कि साहब बांसवाड़ा का भी एक शासक था, और उस शासक का नाम था लक्ष्मण सिंह। इस बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह ने क्या किया कि जब राजस्थान में प्रसिद्ध क्रांतिकारी तात्या टोपे आए, तो तात्या टोपे की सहायता इन्होंने नहीं की, और तात्या टोपे की सहायता न करके इन्होंने अपनी क्रांति विद्रोही भावनाओं को या अंग्रेजों के समर्थन की भावनाओं को उजागर किया। तो राजस्थान के ये शासक थे जिन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों की चाटुकारिता की, अंग्रेजों की सहायता की, और अंग्रेजों की सहायता करने के कारण हम लोग जो है वो हार गए, वरना 1947 तक का इंतजार हमें करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये क्रांति देखी, क्रांति में राजस्थान के शासकों की क्या भूमिका रही, इसके बारे में हमने देखा। आगे हम बात करेंगे कि क्रांति में
सब तात्या टोपे की क्या भूमिका थी, राजस्थान की क्रांति में तात्या टोपे की क्या भूमिका थी। तो इस संदर्भ में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तात्या टोपे था, ये तात्या टोपे इसका नाम नहीं था, वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। कहां के थे तो साहब ग्वालियर के थे, रामतनु पांडे। ये सो साहब तात्या टोपे थे। इन तात्या टोपे के बारे में बताया जाता है कि साहब ये ग्वालियर में जब विद्रोह कर रहे थे तो मेजर ह्यूरोज की सेना से ये हार गए, और मेजर ह्यूरोज की सेना से हारने के बाद ये राजस्थान आते हैं, और राजस्थान में सबसे पहली बार राजस्थान में फर्स्ट टाइम 8 अगस्त 1857 को ये राजस्थान में आते हैं। कहां आते हैं तो जगह थी मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम कहां है तो आंसर होगा मांडलगढ़ में आए। जब ये मांडलगढ़ में आए तो 8 अगस्त के बाद अगला दिन आता है 9 अगस्त का, और 9 अगस्त को इनको मेजर रॉबर्ट्स की सेना से पराजित होना पड़ा, मेजर रॉबर्ट्स की सेना से। भीलवाड़ा में इनके बीच में कुआड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, और ये इस मेजर रॉबर्ट्स की सेना से जो है वो पराजित हो जाते हैं। यहां से पराजित होने के बाद तात्या टोपे मांडलगढ़ से निकल जाते हैं, कहां पे, नाथ द्वारा में। भगवान श्रीनाथ के मंदिर के दर्शन करते हैं और नाथ द्वारा से चले जाते हैं कहां पे, टोंक में। टोंक में मोहम्मद नासिर के द्वारा इनका सहयोग किया जाता है, और टोंक पहुंचने के बाद टोंक से ये चले जाते हैं कहां पे, झालावाड़ में। और झालावाड़ के शासक मानसिंह को पराजित करके, झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित करके झालावाड़ पर कुछ समय के लिए अपना अधिकार जमा लेते हैं। उसके बाद फिर ये राजस्थान से बाहर चले जाते हैं, और सेकंड टाइम राजस्थान में आते हैं ये, सेकंड टाइम दिसंबर 1857 में। और सेकंड टाइम राजस्थान में कहां आए, बांसवाड़ा में आए, लेकिन बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा इनका सहयोग नहीं किया गया, इसलिए ये फिर बाद में इन्हीं के एक मित्र कहे जा सकते हैं, नाम था मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका, इन मानसिंह नरूका ने क्या किया कि अंग्रेजों को खबर कर दी कि तात्या टोपे फरार होकर राजस्थान आए हुए हैं, बांसवाड़ा क्षेत्र में है। इसीलिए बाद में नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया गया, तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। और माना जाता है कि 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी की सजा हो गई। तो ये राजस्थान में तात्या टोपे की भूमिका रही। सॉरी, तात्या टोपे का मैंने आपको यहां बताया रामतनु पांडे, सॉरी ये थोड़ा सा यहां मिस्टेक हो गया, ये तानसेन का नाम था, इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और ये पेशवा नाना साहब के सेनापति थे। सॉरी, यहां ये करेक्शन कर लेना, रामचंद्र पांडुरंग था इनका नाम। नरवर के जंगलों में मानसिंह नरूका द्वारा विश्वासघात के कारण अंग्रेजों को सूचना मिल जाती है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों के द्वारा इनको शिप्री नामक स्थान पर, कहां पे, शिप्री, शिवपुरी भी कहा जाता है, शिप्री मध्य प्रदेश में है, यहां पर इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो तात्या टोपे का राजस्थान की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था, इस संदर्भ में भी आपसे पूछा जा सकता है। और खुद तात्या टोपे की फांसी पर अंग्रेजों ने अचरज किया, और एक अंग्रेज अधिकारी ने यह तक कहा कि आने वाली पीढ़ी तुमसे सवाल करेगी कि किसने तात्या टोपे को फांसी की सजा सुनाई और किसने इस सजा को जो है वो अनुमोदित किया। तो ये तात्या टोपे का योगदान रहा। राजस्थान में क्रांतिकारियों के विपक्ष में शासकों की क्या भूमिका रही, इसके बारे में भी हमने देखा।
अगला हम देखेंगे कि कुछ अलग से तथ्य यहां पे हम देखते हैं क्रांति के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो एक चीज ये आती है कि इस क्रांति के समय सबसे राजस्थान में सबसे भयंकर विद्रोह कहां हुआ, तो आंसर होगा कोटा में। यानी कि सबसे प्रभावित अगर स्थान पूछे तो होगा आपका कोटा में। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा रहा, तो आंसर होगा पाली में, क्योंकि एरिनपुरा की क्रांति, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, उसके अलावा आलनियावास, गुलर, बंतावास, रुद्रावास के ठाकुरों ने भी इसमें क्रांति में योगदान दिया। तो पाली सबसे प्रभावित जिला था। और सबसे भयंकर विद्रोह या सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो आंसर होगा कोटा। जिला पूछे तो आंसर होगा पाली। अगली चीज, इस क्रांति में शहीद होने वाला सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी कौन था, तो साहब आंसर होगा हेमू कालानी। टोंक जिले से संबंधित है साहब, हेमू कालानी। अगली चीज कि साहब इस क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, तो क्रांति का भामाशाह कहा जाता है अमरचंद भाटिया को, जिन्होंने माना जाता है कि झांसी की रानी की सहायता के लिए इन्होंने आर्थिक सहायता की थी, अमरचंद भाटिया। अगली चीज देखें कि एक पंक्ति आती है, क्योंकि इस समय जो कवि थे, इन कवियों ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से अपने अपने शासकों को, जनता को जगाने की कोशिश की, अंग्रेजों के विद्रोह खिलाफ एक ज्वाला उत्पन्न करने की कोशिश यहाँ अंग्रेजों ने और लेखकों ने की। तो उनमें एक पंक्ति आती है कि ये देशपति ठाकुर, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, हिमालय सु भी गड़िया ही निसरिया छे। यहां जो ठाकुर का मतलब है, जो यहां के जो शासक थे, उन्होंने हिमालय की जो बर्फ की जो गलन होती है उससे भी ज्यादा गले हुए शासक है यहां के। तो ये पंक्ति किसने कही, ये एग्जाम में आ सकती है। ये पंक्ति कही सूर्यमल्ल मिश्रण ने। कवि सूर्यमल्ल मिश्रण ने ये पंक्तियां कही अपने पत्र के अंदर। और पत्र किसे लिखा गया था, ये लिखा गया था पीपलिया, बूंदी में है पीपलिया, गांव का नाम है पीपलिया। तो पीपलिया के ठाकुर को यह पत्र लिखा गया था, और उस पत्र के अंदर इन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार राजस्थान के जो राजपूत हैं वो हिमालय की जो बर्फ है उस बर्फ से भी ज्यादा गले हुए हैं। तो ये हमारे सामने ये चीज आ जाती है। अब साहब हम बात करते हैं क्रांति संबंधित कुछ पुस्तकों की, और ये हमारा अंतिम चरण होगा इस क्रांति का। क्रांति से संबंधित कुछ पुस्तकें भी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आजकल ट्रेंड में चल रहा है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक पुस्तक है म्यूटिनीज इन राजपुताना या राजस्थान, जो भी नाम है, ये लिखी गई थी प्रिचार्ड के द्वारा। और प्रिचार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि नसीराबाद जो छावनी थी, उस नसीराबाद छावनी में जो छावनी सुप्रिटेंडेंट थे उनका नाम क्या था, प्रिचार्ड। और प्रिचार्ड के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी म्यूटिनीज इन राजपुताना, राजपुताना में विद्रोह। दूसरी किताब मैं आपको यहां ये बताना चाहूंगा, द लॉयल राजपुताना, मुंशी ज्वाला सहाय की ये रचना है, मुंशी ज्वाला सहाय, द लॉयल राजपुताना। अगला है रोल ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ
1857 1857 के विरोध में, विद्रोह में राजस्थान का रोल, ये किताब लिखी गई नाथूराम खड़गावत के द्वारा। नाथूराम जी खड़गावत, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। अगली पुस्तक की मैं बात करूं तो एक पुस्तक है वीर सतसई, जिसमें भी क्रांति के संदर्भ में कुछ जानकारी मिलती है। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वीर सतसई की रचना की गई, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। एक किताब है जिसका नाम है 1857, ये एक सरकारी इतिहासकार के द्वारा लिखी गई, S.N. सेन उनका नाम है। अगला है द ग्रेट रिबेलियन, एक महान विद्रोह। यह किताब लिखी गई अशोक मेहता के द्वारा। एक किताब है इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। ये लिखी गई वीर विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा। तो ये म्यूटिनीज इन राजपूताना, द लॉयल राजपूताना, रोल ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और इन तीनों बुक्स में से आपसे पूछी जा सकती है। बाकी जो किताबें हैं ये इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में ज़्यादा काम में ली जाती है। अब साहब, ये विद्रोह क्या था? विद्रोह क्या था, मतलब प्रकृति क्या थी? कि क्या ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, कि क्या ये एक जन विद्रोह था, क्या ये सिपाहियों का विद्रोह था, सैनिकों का विद्रोह था, क्या ये हिंदुओं और मुसलमानों की अंग्रेजों से लड़ाई थी, या ये हिंदू और मुस्लिम धर्म की ईसाइयत से लड़ाई थी, क्या ये सभ्यता और बर्बरता के बीच में लड़ाई थी? तो यहां मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि बार बार क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश संसद के एक सदस्य थे बेंजामिन डिज़रेली। बेंजामिन डिज़रेली ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। उन्होंने क्या किया कि इस विद्रोह को 1857 क्रांति का जो विद्रोह था, इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा इन्होंने दी। और बेंजामिन डिज़रेली के अलावा वीडी सावरकर और अशोक मेहता जैसे राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हुए, इन्होंने भी इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में देखा है। जबकि बाद में अगर हम देखें तो डॉक्टर R.C. मजूमदार की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि न तो ये स्वतंत्रता संग्राम था, न ये पहला था, न ये राष्ट्रीय विद्रोह था। कुछ इस तरीके की बातें यहां पे की गई। हम यहां इस क्रांति के स्वरूप के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का विषय हो जाता है, थोड़ा ब्रॉड विषय हो जाता है। हमने आज 1857 क्रांति देखी, क्यों ये क्रांति हुई, क्या इसका तत्कालीन कारण था, राजस्थान में उस समय सैनिक छावनियां कितनी थी, कौन पॉलिटिकल एजेंट था, कौन शासक था, ये सारी बातें हमने देखी। उसके बाद नसीराबाद की क्रांति की हमने शुरुआत देखी। नसीराबाद के बाद में नीमच, देवली, टोंक, एरिनपुरा, कोटा, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पे हमने क्रांतियां देखी। फिर हमने शासकों की क्रांति के अंदर क्या भूमिका रही, ये भी हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे, तात्या टोपे का योगदान देखा, और कुछ बुक्स के बारे में हमने यहाँ देखा। और इस तरीके से पूरा सिलेबस टच करते हुए हमने 1857 क्रांति यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। और मेरा मानना यह है कि राजस्थान पुलिस के एग्जाम से लेकर फर्स्ट ग्रेड या RS तक के एग्जाम के लिए जो मैंने आपको ये सारी विषय वस्तु 1857 क्रांति में पढ़ाई है, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होनी चाहिए। इसलिए जो हम पढ़ा रहे हैं इस पे आप अपना विश्वास बनाए रखें। अभिव्यक्ति कोचिंग की जो बेस्ट फैकल्टी है, ये आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, आपको सफलता तक पहुंचाने में हम योगदान देना चाहते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो कॉन्सेप्ट हैं, अपनी जो संकल्पनाएं हैं, इन संकल्पनाओं को मजबूत करें, तथ्य रटने में ना रहें। बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में हम मिलते हैं राजस्थानी किसान और जनजातीय आंदोलनों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।